नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में। 2022 अब खत्म होने की ओर है और 2023 के स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए धरा गगन आतुर है। मन में नई आकांक्षाओं का संसार बसने लगा है। अपनी उम्मीदों को उड़ान देने के लिए मानव ने नव संकल्पों के पंख फैला दिए हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जिसे 2022 में पूरा नहीं कर पाए उसे 2023 में तो सिद्ध कर ही लेंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ कर्म पथ पर नवीन पद चिन्ह बनाने निकल पड़े हैं। बेशक आने वाला साल एक नया अवसर है स्वयं को साबित करने का, अपनी प्रतिभा की आभाओं को बिखेरने का। लेकिन 2022 में भी कई इस तरह की हस्तियां हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य से देश दुनिया में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। किसी ने भगवान शिव की भक्ति की शक्ति से सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में नई पहचान दी, तो किसी ने कुशल रणनीति के साथ गुजरात में नए रिकॉर्ड के साथ जीत का परचम फहराया। किसी ने दक्षिण से उत्तर तक यायावरी कर अपनी नई पहचान कायम की और पुरानी पहचान को बदला और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार किया। तो कई शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने आपसी कलह को तिलांजलि देकर के सुलह की उम्मीद भरी राह चुन ली है। 2022 को नया आयाम देने वाले कुछ ऐसे ही सफल हस्तियों की कही अनकही कहानियों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का व्यक्ति विशेष। जब 2022 का आगाज हुआ तो महामारी की मार और गहरी निराशा का राज था। दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली अर्थव्यवस्थाओं की चूलें हिल चुकी थी। एडवांस टेक्नोलॉजी और नए आविष्कारों का दम भरने वाले एक वायरस के वार से पस्त हो चुके थे, लेकिन वो बजाय हथियार डालने के अपने को उबारने में जुटा हुआ था। दिन रात अथक परिश्रम की पराकाष्ठा का फल मिला। वायरस से लड़ाई का हथियार तो अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार। उसने जन जन की आकांक्षाओं को ऊंची उड़ान दी तो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति को नई पहचान दी है। उसने विश्व के कोने कोने तक आर्यावर्त की धर्म ध्वजा फहराने का संकल्प भी लिया है। शिव भक्ति का उसके जीवन में अन्यतम स्थान है। तभी तो उसने सौराष्ट्र के सोमनाथ से झारखंड के बैद्यनाथ के दरबार तक को ज्योतिर्मय कर दिया। अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी को अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय बना दिया। उसने अवंतिका में महाकाल का दिव्य लोक सरकार दिया। दुर्गम पहाड़ियों में विराज रहे मुनियों के आराध्य तक जन जन के पहुंचने की राह सुगम बना डाली। सियासी पंडित मान रहे थे कि 27 साल तक लगातार सत्तासीन रहने के बाद फिर से जीत आसान नहीं है। आपकी आक्रामक शैली भी चिंता का कारण बन गई थी। लेकिन आधुनिक राजनीति के इस चाणक्य की नीति के आगे सभी अनुमान धरे के धरे रह गए। जीत इतनी प्रचंड कि 1985 का रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गया। 182 में से 156 सीटें यानी 85% पर कमल खिला। जहां 27 साल से लगातार सत्ता में रहने पर एंटी इनकम्बेंसी की आशंका थी, वहां वोट शेयर 50% के पार पहुंच गया। President will decide what my role is and how I am to be deployed. विरोधियों ने उसे लापरवाह, गैर जिम्मेदार, नासमझ साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन दक्षिण से उत्तर तक यायावारी में उसने जिस मानसिक और शारीरिक सबलता का परिचय दिया है, लोगों के मन उसकी नई छवि बनी है। धुन के धनी, दृढ़ प्रतिज्ञा, मजबूत शख्सियत। कई लोग तो यात्रा के पूरे होने पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन यात्रा 100 दिनों की अवधि पार कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उसने खुद को जन जन से जोड़ने की कोशिश की है। इस कोशिश ने उसमें नया आत्मविश्वास भर दिया है। पार्टी के लिए मुसीबतों का सबब कलह काल बीत चुका है और सियासत के दो महारथी नव संकल्प के साथ सुलह पथ पर चल पड़े हैं। कल तक जो एक दूसरे को फूटी आंख भी देखना नहीं पसंद करते थे, अब एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, इस संकल्प के साथ कि अब किसी के उकसावे में नहीं आएंगे, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई,
और फिर एक बार पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे। तो बिना थके लगातार निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर भारत को एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने के संकल्प की सिद्धि के लिए 24 घंटे आठों पहर गतिमान, ये क्षमता आखिर कहां से मिलती है? वो अद्भुत शक्ति कौन है जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को शक्तिमान बनाती है और इसके दम पर वे पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की पताका फहराते जा रहे हैं? बाबा केदार का दरबार। आस्था श्रद्धा की रस्ता। महाकालेश्वर का दिव्य संसार। जहां शिवलोक हुआ साकार। लौट रही पुरातन परंपरा। गौरवशाली सनातन संस्कार। हर हर शंभो के निनाद से पहाड़ गूंज रहे हैं। बम बम भोले की जय जयकार से हृदय झंकृत हो रहे हैं। बाबा केदार का प्यारा भक्त फिर आया है। बाबा केदार ने फिर उसे बुलाया है, क्योंकि बाबा की भक्ति ही तो शक्ति देती है, जिसके दम पर वो अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर गतिमान है। भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के संकल्प की सिद्धि में लगातार बिना थके, बिना हारे, दिन रात आठों पहर शिव भक्ति ही उनकी संकल्प सिद्धि की प्रेरणा है। तभी तो पिछले 8 साल में छठी बार वो आ पहुंचे हैं बाबा केदार के दरबार। हिमाचली टोपी और खास पोशाक, चोला डोरा, जिसके पीछे स्वस्तिका का निशान। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मंदिर परिसर पहुंचे, सबसे पहले नंदी की पूजा की, फिर गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां मंत्रोच्चारण के बाद पुजारी ने प्रधानमंत्री मोदी को तिलक लगाया। फिर पीएम ने केदारनाथ गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा की और रुद्राभिषेक किया। बाहर निकले, फिर नंदी को प्रणाम किया। उसके बाद आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन किए, लोगों का अभिवादन किया और निकल गए बाबा के धाम के विकास कार्यों का जायजा लेने। इसके बाद पीएम बद्रीनाथ पहुंचे, जहां बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम को संवारने में जुटे श्रमिकों से भी संवाद किया। इसके बाद मोदी भारत के अंतिम गांव माना पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी और फिर लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो गया और मन प्रसन्न हो गया। ये पल मेरे लिए चिरंजीवी हो गए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ बाबा केदारनाथ धाम की दुर्गम पहाड़ियों को ही सुगम बनाया है। उन्होंने अवंतिका में महाकाल का दिव्य लोक भी साकार कर डाला। 11 अक्टूबर 2022 को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ने महाकाल का अद्भुत संसार देखा, जब पीएम मोदी ने 850 करोड़ की लागत की परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम का 40 देशों में लाइव टेलीकास्ट किया गया। कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने महाकाल भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक धोती पहन रखी थी और गमछा भी डाल रखा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष महाकालेश्वर दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब इस पुण्य भूमि से श्रद्धालु अतुलनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय यादें
जीवन भर के लिए साथ ले जाएंगे। काशी हो या फिर महाकाल की नगरी, बाबा वैद्यनाथ का धाम हो या फिर पहाड़ियों में बाबा केदारनाथ का धाम, शिव भक्त मोदी शिव धामों को संवारने के संकल्प को सिद्धि दे रहे हैं। तभी तो सांस्कृतिक धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में लहरा रही है। भारत की प्राचीन गौरव गाथा फिर से लिखी जा रही है। भगवान आशुतोष की भक्ति की अद्भुत शक्ति से ओतप्रोत पीएम मोदी नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं। देश सांस्कृतिक अंगड़ाई ले रहा है। सांस्कृतिक गौरव के प्रतीकों और जन आस्था के केंद्रों की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। तो वहीं गुजरात में मिली बम्पर जीत के बाद इस बात में शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं कि वो आधुनिक भारत की सियासत का चाणक्य है। तभी तो जिस प्रदेश में 27 सालों से लगातार सत्ता में रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा था, उसकी नीतियों ने जीत के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। 1985 को भी दिया पीछे छोड़। जीत के तमाम रिकॉर्ड दिए तोड़। तमाम आशंकाएं हुई ध्वस्त। शाह नीति के आगे विरोधी पस्त। आठ दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय श्री कमलम को इस तरह से सजाया जा रहा था मानो पार्टी की जीत पक्की है और नतीजों का ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर है। हुआ भी यही। जैसे जैसे ईवीएम से वोट निकलते गए, बीजेपी का कमल खिलता गया, वो भी ऐसे कि जीत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, सभी आशंकाएं ध्वस्त हो गई और सिद्ध हो गया कि आधुनिक भारत के चाणक्य अमित शाह की नीतियों के सामने विरोधी पस्त पड़ गए। गुजरात में बीजेपी ने न सिर्फ लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की, बल्कि राज्य में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। 182 में से 156 सीटें यानी 85% पर कमल खिला। जहां 27 साल से लगातार सत्ता में रहने पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा था, वहां शाह की नीतियों ने उसे ऐसे प्रो इनकम्बेंसी में बदला कि वोट शेयर 50% के पार पहुंच गया। बीजेपी के मिशन 2024 से पहले गुजरात की ये जीत बड़ी खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में बीजेपी की हार का मतलब होता मिशन 24 में पलीता लगना, पस्त हो चुके विपक्ष को नवजीवन मिलना। लेकिन विपक्ष को नवजीवन मिलना तो दूर, बीजेपी की प्रचंड जीत ने उसकी रही सही उम्मीदों को भी धराशायी कर दिया। मोदी और शाह जनता को ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि अगर बीजेपी की हार हुई तो ये गुजराती अस्मिता को चोट होगी। पीएम मोदी ने जहां रैलियों के जरिए लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए प्रेरित किया, तो अमित शाह ने राज्य में ही डेरा डाल दिया। उन्होंने बूथ लेवल से लेकर प्रचार रणनीति तक एक एक चीजों की कमान अपने हाथ में रखी। दरअसल 2017 में जब कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तभी से ही अमित शाह ने गुजरात में बड़ी जीत को अपना लक्ष्य बना लिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बात साबित भी हुई और पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए सभी 26 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। पार्टी को मजबूत करने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करना जारी रखा और 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे युवा चेहरों के साथ साथ कांग्रेस के कई नेताओं और विधायकों को पार्टी में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, सितंबर 2021 में सीएम के साथ साथ पूरी कैबिनेट ही बदल डाली। विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया और कैबिनेट में युवा और तेज तर्रार चेहरों को जगह दी गई। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने की बारी आई तो मौजूदा 38 विधायकों के टिकट काट दिए। जिन लोगों के टिकट काटे गए
उनमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल तक शामिल थे। टिकट काटने के बाद पार्टी के भीतर जब बगावत की बू आने लगी तो अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला और टिकट काटने को पारंपरिक फैसला बताकर सही ठहराया। टिकट काटने का प्रयोग मोरबी से लेकर राजकोट तक सफल रहा। अधिकांश सीटों पर नए उम्मीदवारों को जीत हुई। दर्शिता सिंह, हार्दिक पटेल, रविवा जडेजा और अल्पेश ठाकुर जैसे लोकप्रिय चेहरों पर शाह ने दांव लगाया और सभी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। शाह ने दूसरे दलों से आए मजबूत नेताओं को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया। पार्टी ने कांग्रेस और दूसरे दलों से आए 16 नेताओं को टिकट दी, जिनमें अधिकांश जीत का परचम लहराने में सफल रहे। इन सब बातों के साथ साथ शाह ने गुजरात में बूथ मैनेजमेंट के लिए पेज कमेटी और पेज अध्यक्ष जैसे पद बनाए थे। आम लोगों की बात सुनकर हाईकमान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पेज कमेटी को दी गई थी। इसकी मॉनिटरिंग सीधे पार्टी ऑफिस श्री कमलम से की जा रही थी। शाह की नीतियों की सफलता के सबसे बड़े उदाहरण रहे पीएम मोदी के गृह विधानसभा सीट ऊंझा और अमित शाह की गृह विधानसभा सीट मानसा। पिछले चुनाव में दोनों सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इस बार दोनों सीट पर आरएसएस बैकग्राउंड के उम्मीदवार को उतारा गया। प्रयोग सफल रहा, दोनों सीट पर कमल खिल गया। मतलब साफ है कि अमित शाह ने प्रदेश की एक एक सीट के हिसाब से रणनीति बनाई। परिणाम यह हुआ कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस चारों खाने चित हो गई, तो प्रदेश में नई सरकार बनाने के आपके दावे धरे के धरे रह गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बात साबित भी हुई और पार्टी ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ करते हुए सभी 26 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। पार्टी को मजबूत करने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करना जारी रखा। तो राहुल गांधी को लेकर विरोधियों ने जो नैरेटिव सेट कर दिया था, जनता भी उसे सच मानने लगी थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिस मानसिक दृढ़ता और शारीरिक सबलता का परिचय दिया, लोगों के मन में उनकी नई छवि बनी है। धुन के धनी, दृढ़ प्रतिज्ञ और मजबूत शख्सियत राहुल गांधी। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। चली भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। रास्ता कठिन, मुश्किल अभियान, सब चल रहे हैं। मिल रही संजीवनी, लौट रही जान। उमड़ रहा जनता का प्यार। जुझारू छवि हो रही तैयार। घड़ी की सुइयां टिक टिक करते जैसे ही सुबह के 4:30 बजे तक पहुंचती है, राहुल गांधी के नए दिन की शुरुआत हो जाती है। आधे घंटे में तैयार, 5 बजे नाश्ते की टेबल पर हाजिर। राहुल के साथ यात्रा में शामिल कई लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो सुबह 5:30 बजे तक नाश्ता निपटा लेंगे। लेकिन अगर राहुल के साथ रहना है तो समय का पाबंद होना पड़ेगा, पूरी तरह अनुशासन में रहना होगा। राहुल हमेशा कैंप से नाश्ता करके ही निकलते हैं। नाश्ते के बाद झंडा वंदन, इसके बाद ठीक 6 बजे राहुल गांधी उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। ये कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं बदल रहे राहुल गांधी के। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्री बताते हैं कि राहुल गांधी की दिनचर्या में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम तय है। ये कभी डिस्टर्ब नहीं होता। 3 महीने से यही रूटीन है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। सुबह 4 बजे ही उठना पड़ता है। जब सर्दी बढ़ने लगी तो कई बार यात्रा सुबह 6 बजे के बजाय 7 बजे शुरू करने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन राहुल नहीं माने। राहुल का कहना है सुबह 6 बजे की यात्रा एक मॉर्निंग वॉक की तरह होती है। यही वजह है
इस सर्दी में भी सुबह 6 बजे ही यात्रा का समय है। लेट होने वाले को एंट्री नहीं। शुरू में यात्रियों को ये रूटीन काफी टफ लगा, लेकिन अब तो आदत हो गई है। राहुल गांधी सुबह की यात्रा के दौरान अपने अगले रेस्ट पॉइंट से ठीक 3 किलोमीटर पहले टी ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहां वो चाय लेते हैं। राहुल थड़ी पर भी चाय पी लेते हैं। इस दौरान वो चाय के साथ मूंगफली पाक, गजक वगैरह लेते हैं। यात्रा के दौरान जब वो चलते हैं तो दाएं बाएं 2 व्यक्ति से बातचीत करते हैं। इसके अलावा साथ चल रहे लोगों से भी मिलते हैं। इसके बाद लंच ब्रेक वाली जगह रुक जाते हैं। राहुल अकेले लंच करते हैं। लंच उनका साधारण रहता है। लंच और डिनर फूड इंस्पेक्टर टेस्ट करते हैं। सैंपल लेने के बाद लंच उन तक पहुंचता है। बाहर से आया खाना वे नहीं खाते हैं। इससे पहले वे भारत यात्रियों और प्रदेश यात्रियों के ग्रुप से मिलते हैं। इसके लिए 45 मिनट तय हैं। यात्रा में साथ चलने वाले बताते हैं कि दिन में ब्रेक के दौरान वे सोते नहीं, कई लोगों से मुलाकात करते हैं। यात्रियों के परिवार से भी वीडियो कॉल पर बातचीत करते हैं। लंच और लोगों से मुलाकात के बाद यात्रा फिर शुरू होती है। शाम को भी रेस्ट पॉइंट से ठीक 3 किलोमीटर पहले होता है टी ब्रेक। इसके बाद कॉर्नर मीटिंग जहां वे लोगों को संबोधित करते हैं। इसके बाद उनका डिनर। कई बार वे यात्रियों के साथ ही डिनर कर लेते हैं। रात में किसी से मुलाकात नहीं करते। सोने से पहले राहुल गांधी करीब 1 घंटा स्टडी करते हैं। इसके बाद रात 11 बजे के आसपास सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 4:30 बजे से फिर नए दिन की शुरुआत होती है। राहुल गांधी बिजी शेड्यूल के बीच अपनी रूटीन एक्सरसाइज नहीं भूलते। जब समय मिलता है तो पुशअप, सिटअप, चिन अप वगैरह करते रहते हैं। इसके अलावा डिनर के बाद रात को 10 मिनट जरूर टहलते हैं। जहां भी नाइट स्टे होता है वहां 16 मूविंग वॉशरूम होते हैं। इनमें एक राहुल के लिए रिजर्व रहता है। ज्यादातर लोग 4 से 4:30 बजे के आसपास उठते हैं। सभी को 5:30 बजे झंडा वंदना के लिए पहुंचना जरूरी होता है। लेट होने पर एंट्री नहीं दी जाती। कंटेनर हाउस में राहुल गांधी के अलावा 146 लोगों के रुकने की जगह है। झंडा वंदन होने के बाद 6 बजे राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रियों के निकलने के बाद कंटेनर लॉक कर अगली लोकेशन पर भेज दिए जाते हैं। यात्रा में एक छोटा भारत बन गया है। अलग अलग भाषा, अलग अलग इलाके के लोग भाषा में संवाद नहीं कर पाते तो संकेतों का सहारा लेते हैं। यात्रा में कन्याकुमारी से 120 यात्री साथ चल रहे हैं। करीब 20 राज्यों के कांग्रेस नेता शामिल हैं, जिनमें 30% महिलाएं भी। सबसे आगे स्टेट से जुड़े लोक नृत्य कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देते हुए चलते हैं। फिर तिरंगा दल और इसके बाद सेवा दल। राहुल गांधी के आसपास 500 से 800 मीटर घेरे में कौन रहेगा ये सब फिक्स रहता है। राहुल 300 से 400 मीटर के विशेष सुरक्षा घेरे में चलते हैं। इसके बाद पुलिस का घेरा अलग से होता है। यात्रा शुरू होने से पहले कई लोगों ने इसके पूरा होने पर संदेह जताया था, लेकिन राहुल ने न सिर्फ अपनी मानसिक दृढ़ता बल्कि शारीरिक सबलता से भी सबको हैरान कर दिया। हर रोज कम से कम 22 किलोमीटर पैदल चलना किसी साधारण इंसान के बस की बात तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि उनके व्यक्तित्व में अनोखा निखार आया है। जिन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर संदेह था, इस यात्रा ने राहुल गांधी को लेकर उनकी सोच बदल डाली है। सब मानने लगे हैं ये राहुल बदला हुआ है, जो धुन का धनी है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, मुश्किलों से हारने वाला नहीं है, तन से तंदुरुस्त है, मन से मजबूत है। रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। तो 2022 के इन चर्चित चेहरों पर चर्चा के साथ व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही, और नए साल में फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के जीवन की जुड़ी कही अनकही कहानियों के साथ। और तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मुझे दीजिए अनुमति।